चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, आज हमें एक सेक्शन करना है, सेक्शन 89 और सेक्शन 90। एंड ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। ठीक है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस theoretical portion of this particular chapter, let understand the concept first। इसका क्या समझ लेते हैं बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा बेटर तरीके से टॉपिक समझ में आए। अब सुनो, ये ना जो दो सेक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ये दोनों ही बेटा ओनरशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? सुनो, हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अंडर सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90। राइट। तो सेक्शन 89 डिक्लेरेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? तो डिक्लेरेशन किस चीज का डिक्लेरेशन है? आज यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? ये किसकी बात कर रहा है? डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या बेटा? बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स। ठीक है। हाँ जी। हाँ। एंड दूसरी ओर मैं बात करूं सेक्शन 90 की, तो ये करता है इन्वेस्टिगेशन। क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ बीओ। बीओ मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स इन सर्टेन केसेस। राइट। दोनों सेक्शन साथ में पढ़े जाते हैं। जब तक सेक्शन 89 नहीं पढ़ोगे, आपको सेक्शन 90 समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा बेटा? विल अंडरस्टैंड सेक्शन 89। मतलब पहले हम खुद ही बोलते हैं जनता को, मेंबर्स को, कि यार तुम खुद ही अपना फर्ज निभा लो, इससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है। तो सेक्शन 89 हम पे ना एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है मेंबर्स। अच्छा, ये जो सेक्शन 89 ना, दिस इज नॉट फॉर कंपनी, ये कंपनी के लिए नहीं है। ये सेक्शन है मेंबर्स के लिए। किसके लिए बेटा? अब सुनो ध्यान से। तो सेक्शन 89 है दो लोगों के लिए। पहला, जो कि रजिस्टर्ड ओनर है। क्या बेटा? एक वो जो बेनिफिशियल ओनर है। क्या मतलब है सर इन दोनों का? रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर। राइट। बोलो बच्चों। हाँ। तो सेक्शन 89 इन दोनों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है बेटा। क्या है? तो ये इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन अपॉन दीज टू पर्सन। ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या करता है बेटा? ये ऑब्लिगेशन क्लियर करता है कि बेटा बताओ कि आप रजिस्टर्ड ओनर हो, खाली बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपके पास नहीं है। आप बताओ, आप बेनिफिशियल ओनर हो, रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो। सपोज एग्जांपल देखो, ये कंपनी है। कौन है बेटा? कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है आरओएम। क्या मेंटेन किया है? आरओएम, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 88 में। May be a that is registered of foreign member. It may be a registered of that is member. It may be registered of debenture holders, etc. 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 बस बेसिकली हम यहाँ बात करें मेंबर्स की। किसके बेटा? मेंबर्स की। ठीक है। ओके। अब सर सिचुएशन क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। कौन है? एक व्यक्ति है मिस्टर वाई। अब इसने क्या किया? हैंड ओवर सर्टन मनी। किसको? एक्स को। सपोज इसने 5 करोड़ रुपए दिए। किसको बेटा? ठीक है। और इसके साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया कि भाई एक काम करो, आप ना मेरे बिहाफ में इस कंपनी में शेयर परचेस कर लो। क्या परचेस कर लो? तो इसने बाय कर लिए शेयर्स ऑफ ₹5 करोड़। 5 करोड़ के शेयर बाय कर लिए। बोलो। हाँ जी, सुनो ध्यान से। आरओएम में नाम किसका होगा? है ना? फिर मुझे बताओ, क्या ये जो मिस्टर एक्स है, तुम्हें नहीं लगता इट जस्ट अ शैडो, एक परछाई है? किसकी बेटा? मिस्टर वाई की। भाई पैसा तो उसका लगा हुआ है ना। इसका जो खुद का डिसीजन है या फिर सारा डिसीजन ये लेगा?
बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, भी आपने पढ़ा था सेक्शन 95, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर इज अ prima facie evidence of ownership and membership right of a person। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स क्या है? मेंबर है। एक्स क्या है? ओनर है। राइट, कंपनी को नहीं पता भैया वाई भी है बीच में। पर मुझे एक बात बताओ, सपोज ये जो वाई है ना, जैसे मान लो दो कंपनी है, दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिंग कंपनी है। मैं जिस कंपनी का ओनर हूँ, मैंने किसी थर्ड पर्सन को उस कंपनी के मेंबर का पोस्ट दिला दिया ना, वो व्यक्ति उस कंपनी में क्या बन गया? मेंबर। जब भी मीटिंग हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास आ रही है? मेरे पास, है ना? यानी कि मुझे उस कंपनी का इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलता जा रहा है। भाई आपके पास अगर बहुत बड़ी अमाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड कर रहे हो। दैट मीन्स आप अपना एक डायरेक्टर भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो। तो जैसे ही बोर्ड में डायरेक्टर गया, तो डायरेक्टर जाने का मतलब ही क्या है बेटा? कि उसकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेरे को पता लगती रहेगी। तो क्या मैं तो बड़ा इन्फ्लुएंस कर दूंगा उसको? क्या इसमें अनड्यू बेनिफिट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? हाँ सर। तो सेक्शन क्या बोलता है कि भैया सुनो, तुम दोनों का रोल है। आप कौन हो? बेनिफिशियल ओनर। आप कौन हो? ओनर। ठीक है। आप कौन हो? रजिस्टर्ड ओनर। कौन हो? तो भैया आप दोनों को ही कंपनी को डिक्लेरेशन देनी। क्या देनी है? डिक्लेरेशन देनी है ना, रिस्पेक्टिव फॉर्म्स जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उन फॉर्म में आप बताओगे कि आप बेनिफिशियल ओनर हैं, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड ओनर हैं, जिससे कंपनी को पता लगे कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट कौन होल्ड कर रहा है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट कौन होल्ड कर रहा है? उस बेसिस पे कंपनी को एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, वो अपना एक्शन उस तरीके से इनिशिएट कर सकती है। तो सर कैसे ये डिक्लेरेशन कैसे देंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वही हम सेक्शन 89 में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 89 उतना मुश्किल नहीं है जितना सेक्शन 90 है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 90 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट की एक लिमिट है, और उस लिमिट के बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। समझ आया? सेक्शन 89 का रूट कॉज समझ आया? चलो कॉपी करो उसको। तो नहीं है सुने? टेस्टी है। सोनाली के गाँव में पकौड़ा बना के खाते हैं। फ्राइड। फ्राइड बड़े। हो गया डन। ओए सोनाली, वहाँ क्यों बैठी हो? अपने आओ। भाई कल मेरी क्लास तो हाँ, हाँ, हैं? मैं तो ऑब्जर्व भी नहीं किया आज तक। कोई नहीं, बाद में करवा के पीछे। एक्चुअली जल्दबाजी में बनाया था ना, इसने जल्दबाजी में कर दिया काम। बच्चे सोचेंगे स्पेलिंग में। हाँ, तुम जैसे बच्चे बोल सकते हैं। कवर मत करो। कवर नहीं किया मैंने, मत करो कवर। नहीं किया। बेइज्जती करूंगा पूरी क्लास, सुबह से शाम तक। रहने दो आप, क्या ही बेइज्जती आप करोगे। ऑलरेडी है। ठीक है, कल भाई क्लास नहीं है, बट आपको आना है 9 बजे यहाँ पे। हाँ जी। क्यों? बता दूंगा।
शाम को जब मैं आऊंगा 3 बजे तो मैं क्लास भी लूंगा और पूरे दिन आपने क्या पढ़ा उस पर ब्यौरा चेक करूँ। 3 से 6। तो उनकी क्लास क्या होगी वहां? कल के 6 बजे से हुई अच्छा च्यवनप्राश, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जैसे तुमने क्रिश मूवी देखी होगी, है ना? वो बॉर्नविटा का कितना एडवर्टीजमेंट किया उन्होंने, जबकि बॉर्नविटा सबसे बेकार होता है। शुगर कंटेंशन बहुत ज्यादा होती है। टेस्टी तो जहर भी लगता है, खा के देखिए एक बार। टेस्टी नहीं लगता शायद। खाया तुम? नहीं वो बोल रही हूँ। फिर जब तक टेस्ट नहीं करा तो कैसे बताओगे? हाँ, फ्रेंच फ्राइज खाते हो ना? हाँ तो जहर जहर ही तो है वो, स्लो पॉइजन है बस। मैं तो नहीं मरी अभी तक। तब तो स्लो है। अब एक स्टूडेंट है 12th क्लास में, वो ना ना ना, गर्ल है, राइट? उसका इन्फेक्शन हो गया है पेट में, और वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नाम नाम बोल रहा हूँ मैं यार, स्मॉल इंस्टेंट्स क्या बोलते हैं उसको? हाँ, छोटी वाली में। राइट, अब पता है क्या होता है इससे ना, क्यों जंक फूड बहुत कंज्यूम करना, कभी कभी चल जाता है, बट जो डेली बेसिस पे मोमोज चल रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज चल रहे हैं, चिली पोटैटो चल रहे हैं, वो तो डेंजर है ना। तो सम टाइम चल जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप डेली खाओगे तो और स्पेशली गर्ल्स को तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम होगी ना बेटा जीवन में, पछताओगे फिर जीवन भर। अब मैं इतना खुल के भी नहीं बोल सकता यहाँ पे, इसलिए बाहर का फूड इग्नोर करें। सबसे ज्यादा ये खाती कौन? ये चश्मिश। हाँ कुछ भी क्या, जब भी देखूंगा भाई साहब कुछ ना कुछ खाएगी, कभी चिप्स खाएगी, कभी अंकल चिप्स खाएगी, कभी चाव चाव खाएगी, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी छोले भटूरे। मुझे तो तुम्हें दिखती हो, चश्मे का नंबर चेंज कर दो। अच्छा बताओ, खाती हो नहीं खाती हो? कुछ मैंने, आई थिंक मोस्टली मैंने किसको नहीं देखा खाते हो बाहर का, एक इसको, अरे रुको रुको रुको, और ये हर्षिता को। शीतल। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो देखो की टर्मिनोलॉजी पहले क्या समझ लेते, अरे बस साबित क्यों करे दुनिया को, आप अपना सोचो ना। देखो, अगर ये लोग जहर खाएंगे तुम भी खाओ, ये लोग कुएं में कूदेंगे तुम भी कूदोगी, ये लोग 4 4 अटेम्प्ट में सीएस पास होंगे तुम भी हो। नहीं, अगर आप दूसरों को देख के अपने लाइफ के पैरामीटर सेट कर रहे हो तो फिर क्या फायदा। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं भाई, वो आराम से उठते हैं 9 9 बजे, ऑफिस जाते हैं सीधे। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ जिम जाने के लिए। अगर मैं उनसे अपनी लाइफ कंपेयर करूँ, मैं भी सोऊंगा आराम से 9 बजे। मुझे कौन रोकेगा, मैं तो तुम्हारी 10 बजे क्लास में रख दूंगा। समझ रहे बात को? अब देखो इधर आगे, बस क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड ओनर, क्या लिखा है, बेनिफिशियल ओनर। अब बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है? देखिए, कहते हैं मीन्स अ पर्सन हुज नेम कहाँ लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में, मतलब आपका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में है, बट डू नॉट होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स, तो आप रजिस्टर्ड ओनर है, क्या बेटा, रजिस्टर्ड ओनर है, ठीक है? बेनिफिशियल ओनर कौन है बेटा, द पर्सन हु होल्ड क्या, इन शेयर्स, बट उसका नाम आरओएम में नहीं है, यही तो पढ़ा था अभी आपने। हाँ, मिस्टर एक्स कौन था, रजिस्टर्ड ओनर था। मिस्टर वाई कौन था, हाँ तो इसका नाम आरओएम में नहीं था, बट इसने इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है। क्या होल्ड कर रखा है बेटा, देखो पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर इसका चार्ट बनाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। तो सेक्शन 89 सबसेक्शन 1
क्या कहता है बच्चे? रेड विद द कंपनीज के रूल कौन से बेटा? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2000 मेक इट ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ पर्सन जिसका नाम एंटर्ड है R1 ऑफ कंपनी के एज अ होल्डर ऑफ शेयर्स इन दैट कंपनी, बट जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट वो होल्ड नहीं करता है, तो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कंपनी को, स्पेसिफाइंग द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ पर्सन हु होल्ड मेक क्या बेटा? बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच कंपनी। क्लियर है? तो सबसेक्शन 1 किसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है? बोल रहा है, सुनो जी, आप बताओ, आप सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर हो और जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है उसका नाम डिस्क्लोज करो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही सर? ठीक है, अब दूसरा कह रहा है किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है? बेनिफिशियल ओनर के ऊपर। कह रहा है जी सेक्शन 89 सबसेक्शन of this act make it obligatory if any person who hold या acquire क्या बेटा? Beneficial interest in shares of company make a declaration to the company specifying the nature of his interest and the particulars of the name of the whose name the shares stand registered in the books of company and such particulars as may be prescribed। मतलब सुनो, आपको सामने वाले का नाम डिस्क्लोज करना है और सामने वाले को आपका नाम डिस्क्लोज करना है। दिस इज द बेसिक ऑब्लिगेशन अपॉन रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल होल्ड। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? नहीं आया? ओके, नाउ लिसन प्लीज। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट। भाई ठीक है, आपने डिस्क्लोजर दे दिया, और बाद में सिचुएशन क्या हो गई बेटा? परिवर्तन हो गई है जी, चेंज हो गई है। क्या हो गया बेटा? चेंज हो गई। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है सेक्शन 89 सबसेक्शन 3 कहता है ऑफ दैट स्टेट दैट वेयर एनी चेंज अकर्स इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन शैल मेक अ डिक्लेरेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज इन द कंपनी प्रिस्क्राइब्ड कंटेनिंग द। समझ में आया? बोलो बच्चे। हम्म। अब इसका चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो सो दैट कि हमें थोड़ा सा इसको बेटरली क्लियर हो जाए। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो वैभव, आ रहा समझ में? देखो देखो, अब यहाँ पर हम सेक्शन 89 का चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। किसका? सबसेक्शन 1 का, सबसेक्शन 2 का, सबसेक्शन 3 का। समझे? नाउ लिसन प्लीज। ये है कंपनी, ठीक है बेटा? कंपनी कंपनी एलेक्स बोलूं? क्या मेंटेन कर रही है? क्या? कौन सा सेक्शन में मेंटेन करती है? सेक्शन 88 88। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। कौन था हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स? रोस्टर ऑफ रजिस्टर मैम रजिस्टर ओनर। रजिस्टर ओनर। हाँ रजिस्टर ओनर मिस्टर एक्स से नहीं जाता भरोसा बना रहे ये कौन है? बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अब इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। क्या बेटा इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि इनको क्या करना है? डिस्क्लोजर देना है, यानी कि डिक्लेरेशन देना है। सुनो ध्यान से नालायक को, ये डिक्लेरेशन देगा किसको? कंपनी को। डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या बोलेगा बेटा? सबसे पहले ये बताएगा कि सिर्फ क्या है बेटा? रजिस्टर्ड ओनर है ना? दूसरा, नेम ऑफ बीओ। बीओ मतलब बेनिफिशियल ओनर का नाम इसमें डिस्क्लोज करेगा, बोलो। या अदर पर्टिकुलर्स जो भी स्पेसिफाई किए गए हो, अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हो बच्चे, इस डिक्लेरेशन का ना कंपनीज एक्ट में एक फॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बताओ जी, कौन सा फॉर्म है? एमजीटी। आगे 4। कौन सा फॉर्म बेटा? एमजीटी 4 में आपको डिक्लेरेशन देनी
वैसे M34 कितने टाइम के अंदर अंदर आपको करना है? विद इन 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहाँ से? ठीक है, मतलब जिस दिन आपका नाम वगैरह इसमें एंटर हुआ होगा वहां से, ठीक है। ओके सर, दूसरा एप्लीकेशन किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? ओके। भाई ये मैं लिखवाऊं कि फिर समझ जाओगे जिस दिन आपका नाम एंटर्ड हुआ था आरओ में वहां से 30 डेज? मैं लिखवा दूं? एंटर्ड नेम इन आरओ, वहां से आपको ये लिखनी है, ठीक है। दूसरा डिक्लेरेशन किसको देना है? इसको। तो ये भी क्या करेगा? डिक्लेरेशन देगा। किसको? डिक्लेरेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इस डिक्लेरेशन में क्या बताने वाला है भाई साहब? ही इज अ बेनिफिशियल ओनर, और इसका नाम एंटर्ड नहीं है किसमें? आरओ। और नेम डिस्क्लोज करेगा किसका? रजिस्टर्ड ओनर का। और या फिर अदर पार्टिकुलर्स। बोलो, अदर पार्टिकुलर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हो इसका भी एक फॉर्म है। फॉर्म MGT 5। कौन सा फॉर्म बेटा? अच्छा, ये आपको कितने दिन के अंदर फाइल करना है? अगेन सेम, 30 डेज फ्रॉम जिस दिन आपने क्या किया, एक्वायर किया बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जिस दिन आपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया उस पर्टिकुलर कंपनी, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये सबसेक्शन 1 हो गया, ये सबसेक्शन 2 हो गया। नहीं आया समझ में, ना लगे। अच्छा, मान लो इन एनी, भाई तुमने डिक्लेरेशन दे दिया ठीक है, बाद में मान लो चेंज हो जाता है, क्या होता है बेटा? चेंज हो रहा है इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट में। किसमें बेटा? या तो भैया चेंज ये होगा कि आप रजिस्टर्ड ओनर से आप क्या बन गए हो? बेनिफिशियल होल्डर बन चुके हो, मतलब दोनों आप ही बन गए हो, ठीक है। या फिर आपका नाम हटा के दूसरा व्यक्ति बनने वाला है। तो कुछ भी चेंज अगर आ रहा है तो उस चेंज को भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको बेटा? हाँ, तो दोनों ही, चाहे वो रजिस्टर्ड ओनर हो चाहे वो बेनिफिशियल ओनर हो, ये दोनों ही बेटा एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या देंगे जी? एक सेकंड, पेन यूज कर लेते हैं। एक डिक्लेरेशन देंगे टू, किसको बेटा? कंपनी, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन में अगेन व्हाट आर यू डिस्क्लोजिंग? जो भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो भी चेंज हुआ है रिगार्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, रिगार्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट या फिर ओनरशिप में, ठीक है। इस चीज को आप डिक्लेरेशन दे दोगे किसको बेटा? कंपनी को। इसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करूं जी? फॉर्म MGT 6 फाइल होगा। क्या, कौन सा फॉर्म फाइल होगा जी? अगेन विद इन 30 डेज। 30 दिन कहाँ से लोगे? ऑफ कोर्स जिस दिन चेंज हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ये डिक्लेरेशन दे दोगे। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 क्लियर हो? हाँ, लिखो। बेनिफिशियल होल्डर इसके, हाँ तो उसमें तो रजिस्टर मेंबर में वो होगा ना डिस्काउंट। जैसे तुम लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? चुपचाप बैठे रहो। बेटा जो रजिस्टर्ड मेंटेन करता है कौन? रिपोजिटरी। क्या उसको डीम्ड आरओ मान लिया जाता है? क्लास से निकाल दो अपन कहूंगा मैं फिर कैसे याद होगा। इसको याद है? इसको याद है? मैं बोलूं? तेरे को याद है? बेटा अगर कोई बोलने तो क्या याद है? मार हम याद
क्या आ गया? गेम भी रेडी रेडी क्या है? कहाँ? मैंने खेले नहीं लाए क्यों कर बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैनवास से और बना दिया है ना। बिल्कुल साइलेंट रहा करो, क्या सांप सूंघ गए हो तुम्हें, और स्पेशली तुम। इधर करना है अपना सॉरी। फिर कर दो इधर थोड़ा और करो हो गया। पीछे तो नहीं बैठते ना बगल में बिल्कुल नहीं पीछे नहीं बैठेंगे शिवानी को देखो, उसकी आवाज भी नहीं आती। तो कर पाएंगे नहीं है क्या? क्या अच्छा, माइक पे नहीं आ रहे। तुम लोगों ने वीडियो देखी हो? ये आवाज हाँ बिल्कुल भी नहीं फोन खराब होगा। आई थिंक सबसे ज्यादा लंबी वीडियो उस बेवकूफ ने इसकी और उसकी डाल दी।
नहीं, मैं क्यों डालूंगा, एडिटर को दे दी। अर्नव की वीडियो आवाज में नहीं आ रही, इसके काम में डालो, चलो सोनाली के डाले, उसकी वॉइस तो आ रही है प्रॉपर। इसके आ रही तो दोस्तों बढ़ा दो, करते हैं आप कैसा एडिटर से तुम अपने भाई से करवा लेना अच्छे से। ठीक है, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेना उससे, चॉकलेट वगैरह दे दूंगा एक आध। कपड़ों से बांध रहा है। एक गमछा खरीद के दे दूंगा। ठीक है, व्हाइट वाला गमछा, लाल तो वैसे ही कर लेगा वो। क्यों बांध क्यों? बिहार से तो है। ठीक है दोस्त। हाँ ठीक है, इनका बहुत नहीं कर रहे हैं, इनका हाथ में छोड़ दूंगी। और उसमें कोशिश करना उन बच्चों का थोड़ा ज्यादा है, उनकी जिन्होंने ज्यादा बोला है। किस किस ने बोला, तो बता दो, फिर मैं उस हिसाब से रखूँ। सभी ने बोला, बस ये वैभव की आवाज नहीं आ रही थी। फिर तो बता दो दोस्त करते हैं जिंदगी, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। प्राची की ठीक, मतलब गर्ल्स की ऑलमोस्ट सबकी ठीक आ रही है, शिवानी की थोड़ा कम आ रही है। लास्ट में फेंक देना ना भाई। लिखा आप लोगों ने? तो यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन देनी है, किसके बेटा? बेनिफिशियल ओनर एंड रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है, और अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 वी हैव डन। और फॉर्म कितने हैं यहाँ पे? तीन, MGT 4, MGT 5, MGT 6। हो गया बेटा? ये उन बच्चों को आ रहा है जो लास्ट क्लास छुट्टी पे थे। देखो, अब कह रहा है सेक्शन 189 सबसेक्शन 4, कह रहा है एक्ट, सॉरी 8989, सॉरी बोल गया बेटा। स्टेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट may make rules to provide the manner of holding and disclosing the beneficial interest and beneficial ownership under this section। तो रूल अभी पढ़ा ना आपने, क्या वो रूल ही था जिसमें MGT 4, 5, 6 में तो वो बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा सब सेक्शन 5 क्या बता रहा है बच्चे? पेनल्टी, पेनल्टी ऑफ फेलियर टू मेक, कंपनी के ऊपर लगेगी क्या पेनल्टी? नहीं नहीं। नहीं बेटा, किसके ऊपर लगेगी बेटा ये? बेनिफिशियल ओनर के ऊपर या फिर रजिस्टर्ड ओनर के ऊपर। ठीक है, कहते हैं एक्ट इफ एनी पर्सन फेल टू मेक डिक्लेरेशन, जो रिक्वायर्ड है किसमें बेटा? सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में, ही शैल लाइबल टू पेनल्टी, कितना बेटा? 50,000 रुपए। और अगर ये कंटिन्यू डिफॉल्ट रहा तो पेनल्टी कितने लगेगी बेटा? 200 रुपीज पर डे के हिसाब से। आफ्टर द ड्यूरिंग द फेलियर इज कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी बेटा? 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। अगेन दिस इज नॉट फॉर कंपनी। ठीक है, ये किसके लिए बेटा? बेनिफिशियल ओनर के लिए और रजिस्टर्ड ओनर के लिए। अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ भाई, किसको पता होगा सेक्शन 89 भी कोई है कंपनीज एक्ट 2013? होगा किसी को? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा? CS की, CA की, CMA की, अगर आपके कुछ भी हैं, या फिर लॉयर। ठीक है, मतलब आपका कोई क्लाइंट ऐसा है तो अपने क्लाइंट को आप बताओगे कि ऐसा भी एक सेक्शन है, ठीक है, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है। या फिर अगर कंपनी में आप डायरेक्टर्स वगैरह हैं या कंपनी में मेंबर्स वगैरह हैं, तो कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो आपको बताएगा। ठीक है ना, ताकि आप उस पर्टिकुलर सेक्शंस को फुलफिल कर सके। समझ में आया? ओके। फाइलिंग क्या बेटा? रिटर्न विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सेक्शन 89 सबसेक्शन सेज ऑफ द एक्ट मेक इट ऑब्लिगेटरी इन पार्ट ऑफ कंपनी। आप किसको ऊपर है? यानी कि सबसेक्शन 6 किसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है? कंपनी के ऊपर। टू मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन रजिस्टर्ड कंसर्न फाइल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाय द ROC। मतलब जिस दिन आपको डिक्लेरेशन मिला वहां से कितने दिन के अंदर बेटा? 23 दिन के अंदर अंदर कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। किसे बेटा? ROC को। समझ में आया?
बोलो बेटे। फॉर्म चेंज हो गया। अच्छा, ये जो 30 डेज है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितने से? 60 दिन से। अगर कंपनी कौन सी है? आरएफएससी पब्लिक कंपनी, आरएफएससी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। जैसे सुनो, सबसेक्शन 6 ओनली फॉर द कंपनी, और सबसेक्शन 1 से लेकर 5 तक किसके लिए है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर के लिए। अब सुनो, सबसेक्शन 7 फिर आता है, ये कंपनी के लिए है। किसके लिए बेटा? ये कंपनी। अगर कंपनी ने रिटर्न फाइल नहीं करी है आरओसी को, तो कहते हैं इफ कंपनी जो रिक्वायर्ड है रिटर्न फाइल करने में सबसेक्शन 6 में फेल हो जाती है टू डू बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड देयर इन, कंपनी और जो भी उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट में शामिल हैं उनको पेनल्टी लगेगी। कितना बेटा? 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से। और फेलियर कंटिन्यू रहेगा तो मैक्सिमम कितनी? ठीक है, सब्जेक्ट टू 5 लाख इन केस ऑफ कंपनी। मतलब ये पेनल्टी किसके ऊपर है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, ठीक है। इन केस ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, इन केस ऑफ कंपनी। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितनी है बेटा? 2 लाख रुपए की पेनल्टी है फ्लैट। मतलब कंपनी के ऊपर कितनी है? 1,000 रुपए पर डे। मैक्सिमम कितनी है? 5 लाख। और अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो कितना बेटा? 2 लाख रुपए फ्लैट है बेटा उसके ऊपर पेनल्टी। समझे? तो सुनो, 1 से लेकर 5 तक किसके लिए? रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर के लिए। 6 और 7 किसके लिए? कंपनी के। क्लियर है? बोलो। हाँ जी, अब सुनो ध्यान से। कहते हैं सबसेक्शन 8, सबसेक्शन में क्या कहते हैं देखो, से नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर्स in respect of which declaration is required to made under this section but not made by the beneficial owner shall be enforceable by him or person claiming though him। सुनो, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, अगेन दिस सेक्शन फॉर बेनिफिशियल ओनर्स एंड रजिस्टर्ड ओनर, अगर आपने क्या नहीं दिया बेटा, जिन शेयर्स को लेके आपको डिक्लेरेशन देनी थी आपने नहीं दिया, तो फिर उन शेयर्स को बेटा हम क्लासिफाइड ही नहीं करेंगे एज अ ओनरशिप। क्या करेंगे बेटा? उन शेयर्स को हम क्या नहीं मानेंगे बेटा? ओनरशिप नहीं मानेंगे। मतलब एनफोर्सेबल राइट नहीं है, उसमें कोई राइट आपको नहीं मिलेगा। वो शेयर्स क्या होंगे? एक तरह से नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 9, so deem nothing in this section shall deem to be क्या बेटा? prejudice obligation of company to pay dividend to member under this act and said obligation shall on such payment stand discharge। मतलब कंपनी को डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, इस सेक्शन का हवाला देके आप डिविडेंड नहीं रोक सकते हो कि मुझे डिक्लेरेशन नहीं मिला तुम डिविडेंड नहीं दे रहे। ठीक है। प्रोवाइड दैट, सबसेक्शन 10 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 90 beneficial interest shares include directly indirectly through any contract agreement otherwise the right of entitlement of a person along with together with a person। अब सुनो, ये जब मैं सेक्शन 90 कराऊंगा ना, वहां पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? तो इसने बोला बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? डायरेक्टली कैसे हो सकता है? या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसी एग्रीमेंट अरेंजमेंट के थ्रू, किसी, या फिर कोई अदरवाइज, या कोई राइट या कोई एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सन अकेला, या फिर लोग कुछ पर्सन्स के साथ मिलके अगर आपने एक्वायर किया है तो उसको भी हम बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बेसिक्स है। फिर आता है सबसेक्शन 11। सबसेक्शन 11 क्या कहता है देखो, प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कर सकती है क्लास ऑफ पर्संस को फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन एक्स सबसेक्शन 10। मतलब सबसेक्शन 10 को छोड़ के बाकी सबसेक्शन में आपको एग्जामेशन मिल सकती है। कौन एग्जामेशन देगी बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे? तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सेक्शन 89 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? अब एक बार इस रूल को देख लेते हैं, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एक बार गॉन थ्रू कर लेते हैं। कितने फॉर्म थे बेटा? एमजीडी 4, एमजीडी 5, एमजीडी 6। ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गई है। क्या? थोड़ा सा ना उसको करेक्ट कर लो। यहाँ पर ना ये फॉर्म जो है 5 ही होगा। ये बीच में कोई बोल रहा था शायद, तुम बोल रहे थे ना बीच में। 5 ही होगा, 5 कर लो इसको। इसको 5 कर लो 6 की जगह। ठीक है। यानी कि 6 किस में जाएगा बेटा? दो, सॉरी 5 किस में जाएगा? दोनों में। बेनिफिशियल ओनर के केस में ये ठीक, बाकी ठीक है। ठीक है, बस यही वाला चेंज है। बाकी ठीक। हम्म मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सुनो, अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 6,
ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सर कंपनी ने रिसीड किया बीओ से, आरओ से, और अगर कोई चेंज का केस है वो, है ना। तो इन्होंने कंपनी को क्या दिया बेटा? डिक्लेरेशन। क्या दिया बच्चे? अबाउट बीओ, अबाउट आरओ, अबाउट एनी चेंज, है ना। और ये जो डिक्लेरेशन मिला, ये मिला हमें दो फॉर्म में, फॉर्म MGT 4 में और MGT 5 में। क्लियर है? हाँ जी। बोलो बच्चों। अब सुनो ध्यान से। तो सर ये तो हो गया पहला सिचुएशन। तो कहते हैं जैसे ही कंपनी को क्या मिला? डिक्लेरेशन। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आरओसी को उसका इंफॉर्मेशन देगी, यानी कि आरओसी को इंटीमेशन दोगे आप। क्या दोगे? इंटीमेशन अबाउट अबाउट सच डिक्लेरेशन। एक जो डिक्लेरेशन कंपनी को मिली है, वो डिक्लेरेशन हम किसको देने वाले हैं बेटा? आरओसी को, ताकि गवर्नमेंट को भी पता लग सके इसके बारे में। ठीक है, किसको बेटा? आरओसी को इंटीमेशन। भाई ये इंटीमेशन कितने दिन के अंदर देनी है आपको? ऑफ कोर्स, पहले तो फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा बेटा वो फॉर्म MGT 6। ठीक है। विद इन कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? फ्रॉम जिस दिन भी आपने रिसीड किया डिक्लेरेशन, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर किसको बता दोगे? और ऑफ कोर्स आरओसी का काम क्या होता है बेटा? रजिस्टर्ड सच डिटेल, सच डिटेल्स, यानी कि डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को आरओसी क्या कर देगा बेटा? रजिस्टर्ड कर देगा। समझे? पक्का? हाँ जी। तो सब 3 फॉर्म है, जिसमें से 2 फॉर्म डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, बीओ और आरओ। ठीक है। और एक फॉर्म कौन यूज कर रही है बेटा? कंपनी। अब जरा सुनना ध्यान से, पूरा सेक्शन वैसे तो किसके लिए है? आर एंड बीओ के लिए। बट सबसेक्शन 6 और 7 किसके लिए बेटा? कंपनी के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? पेनल्टी लिखवाऊं या फिर कर लोगे? ठीक है, इसको लिख लो। कॉपी दिस। डाउट है? नोटिस कर लीजिए। क्यों? समझ नहीं आपको? सेम ही है मैं क्या क्या सेम है? कंपनी ये भी स्टेज से राइट। हम्म बुक में लिखा है, तुमने क्या लिख लिया? आप बोल रहे थे तो मैंने लिखा दोस्तों? नहीं आया समझ में? डाउट है? इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी डेज। इसको मैं कितना मान लूंगा? 60 days। किस कंपनी के लिए? आई पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी। ठीक है।
हाँ, तो ये समझ आया तुम्हारे सेक्शन 89? नहीं है? ओके। कितने सबसेक्शन है इसमें? 11 सी। ये आपने पढ़ लिया? डन डन, एवरीथिंग इज डन। खत्म हो गया है। तो सेक्शन 89 ओवर हियर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सेक्शन 90। क्या पढ़ेंगे बेटा? जो कि बात कर रहा है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन अ कंपनी। अभी तुमने क्या पढ़ा था? बेनिफिशियल ओनर। क्या पढ़ा था? अब क्या पढ़ रहे हो? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्या मतलब है सर इसका? भाई सेक्शन 89 में कहीं लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप? नहीं सर, वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपने बोला, सिंपल सी बात है, नाम आपका है आरओएम में, आप एक्चुअल ओनर नहीं है, तो एक्चुअल ओनर का नाम डिक्लेयर करो। ठीक है? आपका नाम आरओएम में नहीं है, यू आर ए एक्चुअल ओनर, तो रजिस्टर्ड ओनर का नाम डिक्लेयर करो ताकि हम कंफर्म कर सके। क्या कर सके बेटा? कंफर्म। वो सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिक्लेरेशन। बाकी उसने ना तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिफाइन किया है ना कुछ किया है। ठीक है? बोलो, यानी कि एक शेयर भी अगर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो भी किसी और के पैसे से खरीद रहे हैं, तो भैया आप क्या हो गए? रजिस्टर्ड ओनर। और वो व्यक्ति क्या हो गया? एज पर 89। ठीक है? तो डिक्लेरेशन तो हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। बट सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। इट इज डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर होल्डिंग सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन अ कंपनी और not। और जरा सुनो ध्यान से तो, इसमें रूल है, ये थोड़ा लेंथी सेक्शन भी है बेटा। ठीक है? देखो, सबसे पहले समझो सेक्शन 90 सबसेक्शन 1। कौन सा सेक्शन बेटा? 90 सेक्शन 90। 12 सबसेक्शन है इसमें। हालांकि सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सुनो ध्यान से। कहते हैं ऑफ एक्ट प्रोवाइड, क्या बोल रहा है जी? एवरी इंडिविजुअल ओ एक्टिंग अलोन, या फिर टुगेदर, या फिर थ्रो वन और मोर पर्सन, या फिर ट्रस्ट इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो एक्ट कर रहा है कैसे बेटा, या फिर किसी के साथ मिलकर, या किसके जरिए बेटा, एक से ज्यादा पर्सन, या फिर उसमें कौन है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट और पर्सन वो भी इंक्लूड होंगे जो इंडिया से बाहर के रेसिडेंट हो। समझ में आया? हाँ जी। हाँ। होल्ड करते हैं क्या जी? बेनिफिशियल इंटरेस्ट। हालांकि इसमें चेंजेस आए। इसमें क्या है बेटा? रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है? मतलब रूल इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें। क्या इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? नॉट लेस देन 25% और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रेस्क्राइब। बच्चे सुनो, एक्ट ने कितना परसेंटेज बोला है? हालांकि अभी हम रूल पढ़ेंगे, रूल्स में इसका परसेंटेज क्या है? चेंज। अभी अभी समझिए 25। जैसे आपने स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन पढ़े थे ना, एक्ट में कुछ और लिखा था, रूल्स में कुछ और लिखा था। आज रूल भी सेम एक्ट की तरह ही डिफाइन कर दिया गया है। हाँ जी। तो सुनिए, इन अ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, और या फिर कोई राइट आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या द एक्चुअल एक्सरसाइजिंग ऑफ क्या बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल इन डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70, सॉरी 2 क्लॉज 27 ऑफ द एक्ट ओवर द कंपनी। मतलब आप कंपनी के ऊपर, सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप होल्ड कर रहे हो। ठीक है? आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी किसको बेटा? कंपनी को, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड अदर पर्टिकुलर इन सच अ मैनर with which freedom of positions, right and beneficial interest और right therein, अगर कोई चेंज होता है तो वो भी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। हालांकि अभी हम इसमें रूल्स में डिस्कस करेंगे, बट मैं एक बेसिक आइडिया आपको पहले दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है? अभी मैं आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ? सेक्शन 90 सबसेक्शन 1। ठीक है? सुन रहे हो? सुन रहे हो नालायक? अभी आ रहा समझ में? शट अप। कौन है? सुनो ध्यान से। ये ऑब्लिगेशन लगा रहा है हर उस इंडिविजुअल, अगेन किसके ऊपर है ये? कंपनी के ऊपर है क्या? नहीं सर। यानी कि उस इंडिविजुअल पे ये ऑब्लिगेशन है जो एक्टिंग अलोन, या फिर टुगेदर, मतलब किसी और के साथ मिलके।
अच्छा, या फिर बेटा क्या, एक वन और और मोर पर्सन्स के साथ मिलके कर रहे हो, अदरवाइज, या फिर कोई ट्रस्ट के जरिए। किसके जरिए बेटा, ट्रस्ट। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, उस ट्रस्ट को या फिर उस पर्सन को जो क्या है बेटा, रेसिडेंट है कहाँ का, आउटसाइड इंडिया का। भाई सोचो ना, जैसे मान लो, अगर गवर्नमेंट देखो ना, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए भी बहुत जरूरी है ये सेक्शन। मान लो किसी इंडियन पर्सन ने शेयर्स होल्ड करे हैं किसी फॉरेनर के नाम पे, किसके नाम पे, मतलब जो पैसा है वो किसने दिया बेटा, फॉरेनर ने, राइट। आपने उस पैसे से क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका हिसाब बताओ, ताकि हाँ पता चल सके कि किस व्यक्ति ने आपके जरिए शेयर कंपनी में परचेस करे हुए हैं। तो इससे हम कल को सिक्योरिटी कंसर्न भी रख सकते हैं कि यार व्हाई आर यू परचेजिंग शेयर्स इन इंडियन कंपनी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड के टाइम पे हुआ क्या था, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वो स्लो स्लो कंपनी इंडिया के एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को क्या कर रहा था, एक्वायर कर रहा था। एंड गवर्नमेंट ने पता लगा लिया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी आप शेयर परचेस कर रहे थे, किसमें बेटा, एचडीएफसी में। तो सोचो, अगर एचडीएफसी में शेयर्स किसके हो जाते बेटा, चाइना के किसी सेंट्रल बैंक या फिर उसके किसी अलाइड पर्सन्स के, तो क्या ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं है। यस। इससे वो हमारी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटा बाधित कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा भारत सरकार ने इसके ऊपर लॉ बनाया और बोला, जितने भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पहले कंडीशंस क्या था फेमा में बेटा, आप फेमा पढ़ोगे मजा आएगा तुम्हें, जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है ये प्रोहिबिशन लिस्ट में थे। प्रोहिबिशन लिस्ट मतलब कि आप ऑटोमेटिक राउट से कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना ही है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाइना उस लिस्ट में नहीं था, बट इस कंडीशंस के बाद चाइना को भी उस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर आप इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी शेयर परचेस कर रहे हैं, तो आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। एक शायद FCGRA एक्ट भी है तुम्हारे उसमें शायद में भी, राइट। वो भी आप पढ़ो, बहुत अच्छा एक्ट है वो, राइट। तो ये सारे सिचुएशंस में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये बहुत सिक्योरिटी कंसर्न होता है यार। आपको बताता हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन भारत में ऐसी चल रही हैं जो इंडिया के अगेंस्ट काम करती हैं। अभी आपने देखा होगा केरला में एक PFI करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थी। इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब जैसे मान लो आपने किसी टेररिस्ट को अरेस्ट किया या फिर कोई टेररिस्ट सिंपैथाइजर को अरेस्ट किया, ठीक है, उसके लिए लॉयर कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, राम जेठमलानी जैसे लॉयर्स को आप खड़े कर दे रहे हो वहां पे। कैसे इतने बड़े बड़े लॉयर्स को कैसे हायर कर ले रहे हो आप, करोड़ों रुपए देके। वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा है, these kind of institutions providing funding support to the terrorist या फिर terrorist sympathizers, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भैया इस तरह से फंडिंग इंडिया में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा, यूएस को। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा, चाइना को। तो दे आर यूजिंग पाकिस्तान एज अ टूल, राइट। पाकिस्तान को फंड्स देते कहते हैं चलो भाई करो इंडिया को डिस्टर्ब। बट अब इंडिया ने भी अपनी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन सही कर ली। आपने देखा होगा, अब इंडिया ने पाकिस्तान को फंसा दिया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फंसा है। बलूचिस्तान का नाम सुना होगा आपने। पाकिस्तान का बेटा एक इलाका है जिसमें आई थिंक पश्तून लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो दैट इज पाकिस्तान है ना, यहाँ पे पंजाबी मुस्लिम्स के ना वो है, वर्चस्व है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो उन पे बड़ा अत्याचार करते हैं, उनके जो मटेरियल्स हैं, जो खनिज पदार्थ बहुत होता है वहां पे, तो उसको लूटते हैं, ठीक है। तो वहां के लोग बेटा इनसे फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई कर रहे हैं कि हमें आजाद करो, हमें पाकिस्तान से अलग करो। और बलूचिस्तान को छोटा मोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। अगर सपोज मान लो अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो गया ना, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 40% खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है किसको बेटा, बलूचिस्तान को। तुम मारो इनको, यू जस्ट बिजी रहो उस फ्रंट पे। पाकिस्तान अपने उस फ्रंट में बिजी रहेगा तो क्या इंडिया अपने डेवलपमेंट काम में कर सकती है। दिस इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स कंडीशंस। जैसे पहले क्या होता था, इंडिया टेररिस्ट से लड़ता है, कभी यहाँ अटैक हो गया, कभी वहां अटैक हुआ, कश्मीर में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो भारत का पूरा ध्यान कहाँ था, कश्मीर में, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ और काम ही नहीं कर रही, पता लगे कुछ काम कर रही है, कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है, ब्लास्ट हो गया, टेरर अटैक हो गया, कुछ हो गया, गवर्नमेंट परेशान। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि लेट्स बिजी द पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या कर दो, बिजी कर दो, किन के साथ लड़ो, अफगानिस्तान से लड़ो। अभी तो अफगानिस्तान में भी इनको ढंग से पेल, ठीक है।
बलूचिस्तान से लड़ो, तुम बिजी रहो, हम डेवलप होंगे। और फिर एक दिन हम बलूचिस्तान को क्या कर देंगे, आजाद, फिर तुम्हें और छोटा कर देंगे। और ये जरूरी भी है। अगर आप पाकिस्तान को पीसेस में डिवाइड नहीं करोगे, उसकी हरकतें नहीं सुधरेंगी। ठीक है, तो देख रहे हो सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ से कहाँ आ रहा है, और सारा सिक्योरिटी कंसर्न फाइनेंस से रिलेटेड ही है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे जो संगठन है वो प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं जब भी भारत सरकार कोई लॉ लेके आती है। वो प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, फंडिंग के जरिए करवाया जा रहा है। यार तुम्हें पता है ना, यू आर ए स्टूडेंट। अभी तुमने दिल्ली में जो इंडिया गेट में प्रोटेस्ट हुआ था, कौन थे वो सारे, बच्चे ही तो थे, तुम्हारी एज के बच्चे होंगे। उनको क्या पता भाई क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, क्या मिलता है, कि तुम जाके ये स्लोगन रेस करो, थोड़ा डिस्टर्ब करो माहौल को। ठीक है, जिससे क्या होगा, सरकार का ध्यान भटकेगा। इससे फाइनेंशियल लॉस होता है बहुत ज्यादा। जैसे किसान आंदोलन हुआ था हमारे देश में, तो ना फाइनेंशियल लॉस हुआ था उससे। ठीक है, तो एक सोचो ना, 1.5 महीने 3 महीने तक आप एक प्रोटेस्ट में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, खाना पीना कैसे खा रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो ये सारा बेटा फॉरेन फंडिंग्स होती हैं, और उसी फंडिंग को रोकने के लिए बेटा गवर्नमेंट अलग अलग लॉ में अलग अलग चेंजेस करती है। तो उसी का ही एक पोर्शन है सेक्शन 90, ताकि हमें पता लग सके हमारी कंपनीज में किस किस फॉरेनर की होल्डिंग है। इसलिए हमने लिखा ना, ट्रस्ट के जरिए, या फिर कोई भी पर्सन बेटा जो आउटसाइड इंडिया का रेसाइड हो या रेसिडेंट हो, उस व्यक्ति का इसमें डिटेल होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस व्यक्ति ने अगर होल्ड कर रखा है, ऐसा लिखते हैं, या तो इंडिविजुअल पर्सन ने कैसे बेटा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या किया बेटा, होल्ड किया है कंपनी में, क्या, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट है क्या खाली, नहीं, ये क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब क्या था, कम से कम कितना, तो यानी कि नॉट लेस देन 25%। कितना बेटा, 25%। 25% याद नहीं करना आपको अभी, ये तो एक्ट में लिखा हुआ है। या अदर अदर परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब्ड। तो अभी लॉ हम रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसका कुछ 10% के आसपास है। कितना बेटा, 10% प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल के ऊपर सेक्शन 91 एक ऑब्लिगेशन लगाता है। क्या लगाता है बेटा, कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंपनी को एक डिस्क्लोजर दोगे। क्या दोगे बेटा, एक डिक्लोरेशन, डिस्क्लोजर दोगे। दैट मीन्स यू जस्ट गिव अ डिक्लेरेशन। क्या दोगे बेटा, डिक्लेरेशन अबाउट किसके बारे में, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में। किसको दे रहे हो आप, कंपनी को। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज सेकंड सिचुएशन। सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 यही बात बोल रहे हैं। लिखो जरा इसको, जल्दी से लिखो फटाफट से। एक मिनट रुकना तो, ये क्या डिक्लेयर कर रहे हो, ओके। तो ये होगा इसका फॉर्म, BEN, बेन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे बेटा, बेन वन। क्या बोलेंगे बेटा, अभी रुक जरा नालायक। सर ये पेन वन कितने दिन के अंदर फाइल करना है, तो उसके दो क्राइटेरिया है। एक है विद इन 90 डेज। कितना बेटा, 90 डेज, या फिर विद इन 30 डेज। तो भाई 90 डेज वाला क्राइटेरिया तो भैया आज के डेट में इसका यूजलेस है। क्या है बेटा, क्योंकि ये था तब, फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जिस दिन ये एक्ट क्या हुआ था बेटा, कमेंस हुआ था, वहां से 90 डेज के अंदर, मतलब जिस दिन ये रूल्स आपके ऊपर लगे थे, वहां से 90 डेज के अंदर आपको इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक्वायर करा है तो उस एक्विजिशन से 30 डेज, या फिर चेंजेस से 30 डेज के अंदर 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 आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको बेटा,
कंपनी, क्या कंपनी को ना यहाँ पर एक नाम देंगे हम, क्या देंगे मैडम? उसको रिपोर्टिंग, पहले लिख लो उसको, चलो लिखो लिखो फटाफट से। हाँ जी। और तो ले जाना लाइक, मेरे पास है प्रिंटर। याद रहेगा फॉर्म। 89 में बैन नहीं है, 89 में क्या है? एमजीटी है। ठीक है, एमजीटी वन, एमजीटी वन टू कहाँ पढ़ा था आपने? रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में। तो कुछ लोग को आया नहीं था ना। एमजीटी वन क्या था बेटा? भूल गए नालायक। यूज आर ओ एम, एमजीटी टू करवा दी बेइज्जती। अरे अदर सिक्योरिटी होल्डर वाला लो, एमजीटी थ्री। कौन मेंटेन करेगा इसका? रजिस्टर्ड मेंटेन हो गया, आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे हम। तो लो, आगे तो सब पता ही होगा। अभी तो पढ़ा है सब। बेइज्जती करा दी तुमने उसकी, इससे इसके सामने हो गई। इसी दिन के लिए निकाला था मैंने इसको क्लास से बाहर। नहीं। कह रहा इसलिए मैंने किया ही नहीं। अभी तो नहीं दिया। जेन्युइनली अगर कोई मांगता तो मुझे समझ में आ गया। जैसे इसने मांगा था कल, सोनाली ने, मैंने दिया था ना रिकॉर्डिंग लेक्चर। हाँ, उसके बाद मिला नहीं मिला। देखूंगा तभी तो दूंगा। नहीं, मैं तो वेट कर रहा था सोनाली जी मैसेज कब करेंगे, उन्हें रिप्लाई करूंगा। अभी डिलीट करता हूँ, रुक जा। बात बात कर। ये देखा आप लोगों ने? कौन सा फॉर्म फाइल करना है जी? बैन वन। तो बैन वन कौन फाइल करेगा? कंपनी? फिर इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, वही तो करेगा यार। जिंदगी में- चलिए, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो बच्चों, सोचेंगे इस पे। देखो, की कॉन्सेप्ट इधर देख लो, पहले ले लो। क्या लिखा हुआ है? रूल टू ऑफ कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल 2018 एज अमेंडेड बाय कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट एक्ट रूल 2000
19 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी आया था, तो वो देखेंगे अमेंडमेंट्स क्या है। देखिए, कहता है एज पर डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू क्या बेटा, प्रिस्क्राइब अदर थ्रेशोल्ड लिमिट डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। यस, वहां लिखा है ना, which is not less than 25% और अदर परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब। तो यानी कि सेक्शन 90 ने सरकार को पावर दे दी, पावर फॉर मेकिंग रूल्स। तो देखो रूल्स बनाए अकॉर्डिंगली। रूल 2 को रिवाइज कर दिया गया बेटा कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो ये रिवाइज रूल क्या कहता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्या, रूल 2 सब रूल एच ऑफ कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल रूल 2018। सबसे पहले हम क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को डिफाइन कर रहे हैं भाई, यही तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, इन रिलेशन टू किसके रिलेशन बेटा, रिपोर्टिंग कंपनी। कहते हैं मींस एन इंडिविजुअल रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 90। भैया वो इंडिविजुअल जिसकी हम किस में बात कर रहे थे, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या अदरवाइज या वन और मोर पर्सन्स या ट्रस्ट इंक्लूडिंग ट्रस्ट इन पर्सन इंक्लूडिंग रेसिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया, ट्रस्ट है ना, उसकी बात हो रही है सर। वो एक्टिंग या फिर सेम ही है, ट्रस्ट या possess वन और मोर फॉलोइंग राइट्स और एंटाइटल इन सच रिपोर्टिंग कंपनी नेमली। मतलब अब ये जो नीचे सिचुएशंस दिया हुआ है ना, अगर ये आप होल्ड कर रहे हो या एंटाइटलमेंट आपके पास है, तो हम मान लेंगे यू आर ए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कौन हो आप, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम, एसबीओ। ठीक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सेक्शन 89 में क्या पढ़ा था, बीओ, बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन, जिसने किसी और ने भाई जिसने इंटरेस्ट होल्ड करा हुआ है, उसका नाम आवे में नहीं है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर भी तो वही होगा, बस यहाँ पे क्या आ गया है, सिग्निफिकेंट आ गया है साहब, समझ में आया? सबसे पहले कह रहा आपने होल्ड करा है कैसे, या फिर टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, होल्ड इनडायरेक्टली। दूसरा क्या कह रहा है, टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग। दोनों कवर हो गया ना इसमें, या तो आपने इनडायरेक्टली होल्ड करा हुआ है, या फिर आपकी कंपनी में कुछ होल्डिंग है और उसमें किसी और के साथ मिलके आपने होल्डिंग करी हुई है। कितना, नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स। भाई सेक्शन 90 क्या बोलता था, 25%। रूल्स में कितना लिखा हुआ है, तो हम किसको फॉलो करेंगे, रूल को। नालाई को 25% क्यों फॉलो करोगे, समझ रहे हो ना। अच्छा सुनो, एक्ट में 25% लिखा है, क्या लॉ में रूल बना के हम उसको 30% कर सकते हैं, नहीं। हाँ हाँ बस ठीक है, तो भैया हम हमें परमिशन कितनी मिली है, अदर परसेंटेज। तो भैया हम लॉ को थोड़ा कॉन्ट्रावीन कर सकते हैं, 25% से कम कमी तो मेंशन करेंगे। तो हमने कितना करा है, अभी एक्टिव परसेंटेज कितना हो गया, तो एग्जाम में 25% लिखोगे या फिर 10%, 10%, समझे। अच्छा सुनो, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकता है, अगर मैं उसने बोला हो एस पर बताओ, 25%। फिर 25% लिखो। ठीक है ना, ओके। हाँ, मतलब मिनिमम है लल्लू, नॉट लेस देन 25% लिखा है ना, कम से कम 25% होल्ड। मैं तोड़ दूंगा हड्डियां, और ऐसा तोड़ूंगा जुड़ेंगी भी नहीं फिर। ये क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा है ये, तो मिनिमम हुआ ना बेटे, मैक्सिमम कहाँ से हुआ। अबे लल्लू लाल, ओ हो, स्मॉल कंपनी याद है, स्मॉल कंपनी याद है। स्मॉल कंपनी ने क्या बोला था, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, या मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, 10 करोड़। याद है, करोड़ में कितना था, 2 करोड़। हाँ हाँ 2 करोड़ था। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 करोड़। बट रूल्स में हमने पहले इसको चेंज करके कितना किया, 4 करोड़, फिर कितना किया, 40 करोड़। आज हमने कितना कर दिया है, 10 करोड़, 100 करोड़। क्या इसका भी ऊपर बढ़ा सकते हैं क्या, एक्ट कह रहा है मिनिमम कितना होना चाहिए, और पावर दे रहा है किसको, सीजी को, कि आप रूल बना के ना कोई और परसेंटेज भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो हम कितना परसेंटेज प्रिस्क्राइब करेंगे,
इससे कम से इससे कम ही करेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी कर पाएंगे। अगर मैंने 30% मिनिमम कर दिया तो एक्ट का वॉल्यूशन नहीं हो गया? नहीं आया ऐसा? आया कि नहीं आया? ओहो, हे भगवान, ऐसे कैसे काम चलेगा? और भी किसी भाई सुनो प्लीज, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से मैं, डाउट पूछो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि वो डाउट बकवास है, मैं थोड़ी बेइज्जती तो करूंगा यार, है ना? बट एटलीस्ट आपका वो डाउट क्लियर होगा, और पता है आपकी वजह से दूसरों को भी क्लियर होगा। यस। सुनो अब चलो कोई बात नहीं, इसका एक रूट सिचुएशन ही बता देता हूँ। मैंने कहा ना, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। बट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बेटा। पता लगे आप बिल्कुल रट्टाफिकेशन सिलेबस खत्म करने के चक्कर में हमने पढ़ लिया है, और बाद में पता लग रहा है ओहो ये क्या था जी। फिर तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वहां कुछ और मिलेगा, फिर तुम्हें मेरे पे शक होगा, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किसी और के भी तो देख सकते हो, कुछ लोगों ने तो किसी और पे फॉलो किया हुआ है। अब देखो तो ध्यान से, भाई साहब हिस्ट्री में सब कुछ इन्फॉर्मेशन था उस व्यक्ति का। तो यार देखो ध्यान से। नहीं यहाँ पे डेट वाइज मैं बताता हूँ आपको, पता है क्या होता है? हाँ हाँ मैं तो कम मोटिवेशन कर रहा था नहीं। पता है क्या होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सम टाइम दो सवार जब कहते हैं दो नाव में सवार होने से प्रॉब्लम क्या होती है, कि हमारा डिस्बैलेंस हो जाता है। उसमें क्या होता है, हम डाउट में आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं एग्जीक्यूटिव के बैच में पढ़ा रहा था एक बच्चे को। वो ना बड़ा मतलब वो क्या करता था, उसका बड़ा ऑब्जर्व किया मैंने उसको, वो यूट्यूब से पहले पढ़ के आता था। ठीक है, मतलब जैसे मैं आज एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मान लो 89 पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो पढ़ के आएगा उसको आराम से। फिर ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में क्लास में पूछेगा, अच्छा सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मैं कहा तो रुक, आज तुझे बताता हूँ। उस 1-2 घंटे की क्लास में मैंने सिर्फ उसकी बेइज्जती करी उससे। मैं कहा, ये बता ये बता ये बता ये बता। क्यों? क्योंकि आप ना टीचर से पढ़ने नहीं आ रहे हो, टीचर को पढ़ाने आ रहे हो, है ना? मैं कहा तुझे पढ़ा ही दूंगा जो बढ़िया सर। उस दिन के बाद उसने कभी नहीं बोला। समझ रहे हो? पॉइंट क्या होता है बेटा, सम टाइम क्या होता है ना, आगे चलना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायी हो जाता है। समझ रहे हो? और ऐसी कौन सी अपडेट आईसीएसए दे रहा है तुम्हें डेली बेसिस पे? हाँ, और दूसरी बात, लॉ में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं बेटा, वो कौन सी अमेंडमेंट तुम्हारे सिलेबस में एप्लीकेबल है ये पता है तुम्हें? तो फिर मैंने कर दिया है सब्सक्राइब। इससे क्या होता है ना बेटा, मैं कहता रहा हूँ बच्चा डाउट में आता है, फिर उसको लगता है यार सर ने ये बताया था वहां पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मत करो, पहले पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, एक अपना बेस क्लियर कर लो, फिर तुम देखो ना, तुम्हें मैराथन लेक्चर देखना है, तुम्हें यूट्यूब लेक्चर देखना है। क्योंकि भैया मैं एक बात आता हूँ, लॉ में ना चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। तो पता लगे मैंने कुछ बता रखा था, वहां पे कुछ और आ गया, तुम्हें तो मेरे पे डाउट हो जाएगा ना फिर। समझ रहे हो? तो इसलिए दोस्तों, मैं इसलिए मना करता हूँ, मुझे कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसलिए मना करता हूँ तुम डाउट में ना हो, है ना? पेट मिल जाता हाँ वो है। स्पेशल कंपनीज एक्ट, हाँ आज मोटिवेट करता हूँ, रुक जा थोड़ी देर। कंपनीज एक्ट में एक है सेक्शन 90। देखो तुम दूसरों को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि मैंने किसी को देखा थोड़ी है। बस बस। अब एक आता है रूल 2। क्या आता है? पहले क्या आया? सेक्शन 90। और ये एक्ट अब कहाँ से पास होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम बार बार सेशन में तो लेके नहीं आ सकते ना यार, क्योंकि उसकी कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट में ना एक स्ट्रक्चर बता देती है। क्या बताती है? क्योंकि ये हमारा बेसिक मोड रहेगा, इसी के अंतर्गत आपको काम करना है, बट उसका प्रोसीजर कैसे करना है ये नहीं डिफाइन करती, है ना? अब जैसे मान लो यहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हम उसको मानेंगे जिसने कम से कम नहीं तो मिनिमम कितने होल्ड करे हो, 25%, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर, उसको हम क्या मान लेंगे, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मान लेंगे। ये किसने बोला? और साथ ही साथ एक स्कोप, अच्छा सुनो, अगर ये स्कोप ओपन नहीं करा होता तो 25% ही मानता, जब रूल्स नहीं आए थे तो हम कितना मान रहे थे। और जब ये रूल आए 2018 में, अमेंड हुआ, इसको 2019 में अमेंड किया गया, तो फिर हम आप किसको मानेंगे रूल्स के हिसाब से? तो भैया रूल्स में यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब लिखा हुआ था, तो उस प्रिस्क्राइब कहाँ करेंगे? और ये कौन करेंगे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर है। किसने रूल में बोला कि मिनिमम 10% जिस व्यक्ति ने शेयर होल्ड करे होंगे उसको हम क्या मानेंगे बेटा? SBO। अब एक्ट ने कितना बोला है? भैया एक बात बताओ,
क्या हमने एक्ट को 10% बना के कोई दैट इज कॉन्ट्रवीन किया क्या? नहीं, वी आर एज पर लॉ। हम एज पर लॉ है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी, उसने कहा कम परसेंटेज वाले को हम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मान लेंगे। समझ रहे हो? भाई एक्ट में 25% बहुत होता है, किसी कंपनी में 25% कर दो, इसलिए इसको कम कर दिया गया लॉ के द्वारा, रूल के द्वारा। और उसको कितना बता दिया? 10%। अभी फिलहाल हमें कितना याद रखना है? बट इस लिमिट को गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल बना के कितना मैक्सिमम कर सकती है? इससे ज्यादा कर सकती है क्या ये? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अब स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में अगर कोई चेंज लाना होगा मुझे, तो क्या रूल्स के थ्रू आ सकता है क्या? नहीं, अब नोटिफिकेशन रूल्स के थ्रू नहीं आ सकता। उसके लिए फिर आपको एक्ट को ही अमेंड करना पड़ेगा, अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ेगा। और अमेंडमेंट एक्ट कहाँ करोगे आप? पार्लियामेंट। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? तो इसलिए आज की डेट में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? 10%। ठीक है। ऑल दो मैक्सिमम जो लॉ में, सॉरी, लॉ ने, एक्ट ने कितना प्रोवाइड करा है? 25%। क्या? नहीं नहीं, मिनिमम है। तो क्या कहना चाह रहे हो? बोलो अपना डाउट। करने की बात एक सेकंड, हाँ। मैक्सिमम आगे चल के एकदम सरकार जो चेंज कर सकती है, हाँ, वो मैक्सिमम इतना चेंज कर। अरे अरे भाई, अगर आप सपोज तुमने किसी कंपनी में 25% होल्ड करा है, कम से कम 25%, कितना? या उससे ज्यादा, आप क्या बन जाओगे? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ठीक है। अब रूल में कितना बोल दिया कि अगर तुमने 10% होल्ड करा है, कितना परसेंट होल्ड करा है, आप क्या बन जाओगे? है ना? तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 10% को बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर सकती है? 25%। ये गवर्नमेंट के पास पावर है। ये कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो? अगर तुम होल्ड कर रहे हो तो कितना मान रहे हो उसको हम? 25% मिनिमम। सरकार रूल्स के थ्रू इसको बढ़ाकर मैक्सिमम कितना कर सकती है? 25%। इससे और कम कर सकती है? हाँ। इस 10 को और 5% भी कर सकती है भैया। इसको बढ़ा के क्या 30% कर सकती है? नहीं, कितना कर सकती है सिर्फ? ये है मैक्सिमम क्राइटेरिया। बट अगर मैं होल्डिंग के कॉन्टेक्ट से पढ़ूं तो मिनिमम कितना? 25%। बोला था नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ। खरीदना ये समझ नहीं आया, मुझे पता है। नहीं। इधर देखो। अब दोबारा कोई बात है, दोबारा सुनो तो। मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेस में, एक्ट बना हुआ है। एक्ट ने बोला है बेनिफिशियल सॉरी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, और हम उसको मानेंगे जिसने कितना होल्ड कर रखा है? नॉट लेस देन 25%। ठीक है। और बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की। तो मैं जब रूल बनाऊंगा, मैं सेट, अभी हम होल्डिंग होल्डिंग किसी की बात नहीं कर रहे, जब मैंने रूल बनाया तो मेरे पास उस लिमिट को मैक्सिमम कितना करने की पावर है? 25। उससे ज्यादा कर सकता हूँ क्या? नहीं। उससे कम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो मैंने कितना किया? और इसको बढ़ा सकता हूँ मैं? हाँ। 15% कर सकता हूँ, हाँ। 20% कर सकता हूँ, हाँ। 25% कर सकता हूँ, हाँ। 30% कर सकता हूँ, नहीं। क्योंकि 25% ही मेरा स्कोप है। अब कहते हैं सर मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप क्या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होल्ड कर रहे हो, तो कम से कम आपके हिसाब से कितना होल्ड करना पड़ेगा? मिनिमम 25%। यस, उससे ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल बन गए। बट अब हमें एक्ट को देखना है या फिर रूल्स को? आज की डेट में अगर आपने 10% या उससे ज्यादा होल्डिंग कर रखी है तो आप क्या बन जाओगे? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होगा। ये है बेटा ये। समझ गया ना? कह रहा हूँ सोनाली के संग ना मत रहो। इसकी बात करो यार। तुम्हारी संगत में बर्बादी हो जाएगी। अच्छा खैर जो भी है, आपको समझ में आया? देवी जी, पक्का? क्या नाम था तुम्हारा? कुलासरी? नाम करो ओके। ओके। समझ में आया? अच्छा, किसकी बात कर रहा है जी? अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। होल्ड कर रहे हो कैसे? या टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग। भाई ऐसा कुछ हो सकता है आपने डायरेक्टली होल्डिंग कर रखी हो, उसके साथ मिलके इतना हो रहा हो? नॉट लेस देन कितना था? किसकी बात हो रही है? वोटिंग राइट्स इन शेयर्स। पहले किसकी बात हो रही थी? शेयर्स की। अब किसकी बात हो रही है? तो भी हम आपको एसबीओ कंसिडर कर लेंगे। या फिर उसके पास राइट है तो रिसीव करने का, या पार्टिसिपेट करने का, क्या?
नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव डिविडेंड्स या एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कंपनी ने एग्रीमेंट के थ्रू, देखो बहुत चालाक होती है कंपनी, राइट? कंपनी ने क्या किया, या फिर आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, आपने शेयर्स नहीं लिए। क्या नहीं लिए? आपने बोला एक काम करो, एग्रीमेंट कर लो। क्या कर लो? आप मुझे जब भी डिविडेंड इशू करोगे तो मेरा राइट उसमें होगा कम से कम 10% है, उससे ज्यादा। मान लो आपने 15% का राइट ले लिया, तो आपको क्या मान लूंगा मैं? एसपीओ। क्या मान लूंगा? एसपीओ। इन फाइनेंशियल ईयर थ्रू, चाहे वो इनडायरेक्ट होल्डिंग के जरिए हो अलोन, या फिर टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग। समझ तो आए नहीं सका। हम आपको क्या मानेंगे? एस बी ओ। क्या मानेंगे? एस बी ओ। नहीं आया समझ में? अच्छा, एक और पॉइंट नंबर 4, हैज अ Right. right to exercise और actual exercise significant influence या फिर control in any manner other than through directly holding alone। मतलब या और भी किसी तरीके से आप कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हैं, या फिर सिग्निफिकेंट कंट्रोल कर रहे हो किसी और तरीके से अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग, तो भी हम आपको क्या मान लेंगे? एस बी। समझ आया? पक्का। हालांकि इसका भी एक्सप्लेनेशन भी है। देखो अभी एसबीओ का डेफिनेशन ना बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है बेटा कुछ? तो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इस डेफिनेशन को एक चार्ट फॉर्म में आपको बता दूं, सो दैट कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। लिसन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन होगा एसपीओ। गया नहीं गया उसको लेके? एक सेकंड। Yeah. बोला ही नहीं। मासूम इंसान क्या ही बोलेगा तुमसे। अच्छा तो हंसने दोबारा ऐसा लगता है स्कूटर स्टार्ट हो रही है। हंसो तो, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। Magkano ba ito? Pero sa nag-share. देखो, ओके, कोई भी कौन इंडिविजुअल हम कब मानेंगे कि ये एसबीओ है? तो इसके चार क्राइटेरियाज हैं। कितने क्राइटेरिया बेटा? चार। ठीक है। पहले क्राइटेरिया में कह रहा जी, आपने इनडायरेक्टली, कैसे बेटा? इनडायरेक्टली या फिर टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग है। बोलो। हम्म। डायरेक्ट होल्डिंग के साथ आप होल्ड कर रहे हैं क्या? कम से कम नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी के मिनिमम 10% शेयर अपने होल्ड करे हुए हैं। क्लियर है? ओके। या फिर आप होल्ड कर रहे हो जी इनडायरेक्टली और टुगेदर विथ डायरेक्ट होल्डिंग। क्या? नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स एंड शेयर्स। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या था? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका क्या है? आपके पास क्या है? राइट है
आपके पास क्या है बेटा? राइट है क्या करने का? रिसीव डिविडेंड और पार्टिसिपेशन। क्या बेटा? ठीक है। कितना? नॉट नॉट लेस देन 10% ऑफ क्या? डिविडेंड था या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था? टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और दूसरा क्या था? और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब सुनो ना, गवर्नमेंट ने जब एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया तो क्या सब कुछ आ गया? सुनो, किसी भी तरीके से अगर तुम फंड्स का कम से कम 10% अगर प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, तो हम मान लेंगे दैट पर्सन इज बेसिकली ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? हैज अ राइट टू एक्सरसाइज क्या बेटा? एक्सरसाइज या फिर एक्चुअल एक्सरसाइज, सब कुछ। एक्सरसाइजिंग क्या बेटा? सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस। समझ जाओगे ना ये? ठीक है। तो भैया इस इंडिविजुअल को हम क्या मानेंगे? क्या करेगा ये? हाँ जी, फाइल करेगा बैन वन। क्या फाइल करेगा? समझ गया ना? लिखो। इतना पढ़ रही है, गंजी होती जा रही है आगे। उनको मैं डीम्ड फीमेल मान लेता हूँ किधर भी। बस इतना भी जोक नहीं था बढ़िया। मुझे इसकी हंसी एक बार हंस के जरूर दिखाना, ठीक है दोस्त? तो मस्ती हो भाई, तो ऐसा लगता है स्कूटर स्टार्ट हो रहा है कोई। सबकी पहले वाली स्कूटी में आ रहा था। हाँ, वो भी ऐसे ही स्टार्ट हो गई रुक रुक के। जब लगा लिया तो बुलेट की नहीं 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 नहीं, वो भी बताऊंगा। बस हंसते खेलते पढ़ो, बच्चों को समझ में भी आता है, नींद भी नहीं आती। कुछ लोगों की बेइज्जती होती है, वो अलग बात। आपके धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज हो रहा है। इंसेस टाइप क्लास का रुक के जाना। फिर इस टाइम पिक करता हूँ। अर्नव, समझ आ रहा था रे? तो याद होना चाहिए सब चीजें। क्या तो हड्डियां तोड़ोगे कुछ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा पता है किसी का गलत बात। मतलब इतना बुरा मैंने कुछ नहीं बोला एंड कितना बुरा ये तो सेफ ही बताओ और प्रेजेंटेशन आज का टॉपिक पढ़ाई क्या है ना खुद ही नहीं होगा, तो तुम आते हो, ये कर लेंगे। इसकी एक्टिंग करोगे थोड़ी देर? हैं? प्लीज ब्रेक दूंगा अभी, 5 मिनट का, ठीक है? अर्नव गिरी का थोड़ा सा हो जाएगा।
गौर से मैं डिटेल भेज दे रही थी। ये एक ऑरा लग रहा था लेकिन नहीं लगा। हाँ, ऑरा लग रहा था तो ये कसम से। हम्म, ये तीन है, एक्सरसाइज की चल रहा है। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, ये हैज अ राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइज। ये तो फिर उसका आंसर एक्चुअली अरे अच्छा है बिल्कुल। अंजलि तुम भी मारो। कल तो वेटर सही लग रही थी। अच्छा वो जो टॉपिक का हो गया तुम लोग कल। एक अनुमति मांगी। हाँ। हाँ। नहीं। नहीं। क्या मैं चार पांच मतलब एक साथ मतलब क्या मैसेज करके रख दी क्या? हाँ। फिर बाकी को भी पता होना ग्रुप चाहिए। में करो। नहीं उसमें इनको नहीं पता चलेगा कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वाओ तो आप लोग एक काम करो ना, वो डिस्कशन यही कर लिया करो। पता है, वो पर्पस। अच्छा चलो फिर ठीक है। उसको हम एक स्पेसिफिक पर्पस करना है फिर डिसॉल्व कर दें। ठीक है तो उसमें मैं भी रहूंगा। ठीक है। क्या? मैं चश्मुद्दीन बहुत पिटी के बता रहा हूँ। मैं क्यों बताऊंगा? मैं क्यों बताऊंगा? तो तुम लोग भी बनाओगे या फिर ये लोग बना रहे हैं? ये नालायको। हाँ इधर देखो। तो तीन केस हैं, आई होप सबको याद हो गया होगा। एक तो शेयर्स का, और एक वोटिंग राइट्स का, और एक एंटाइटलमेंट या फिर राइट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में। और तीसरा था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का। बोलो भाई। आप जरा सुने दोस्तों। एक्सप्लेनेशन नंबर, एक्सप्लेनेशन नंबर, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और थर्ड। हाँ तो अभी देखा था। हाँ यार। ठीक है। तो ये तीन एक्सप्लेनेशन है बेटा इस कॉन्टेक्स्ट में। डेफिनेशन क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन क्यों दिया जाता है लॉ में? ताकि वो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए। देखो, कहते हैं एन इंडिविजुअल हु डज नॉट होल्ड एनी राइट्स और एंटाइटलमेंट इनडायरेक्टली अंडर सब सब क्लॉज क्या बेटा? आई, डबल आई, ट्रिपल आई एज मेंशन अबव शेल नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑफ कोर्स। ये कह रहा है कि भैया अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट एंटाइटलमेंट या राइट्स होल्ड नहीं करा हुआ है किसमें? आई में, डबल आई में और ट्रिपल आई में, तो आपको हम क्या नहीं मानेंगे? बिल्कुल सही बात है, नहीं मानेंगे सर। जब आपने होल्ड ही नहीं करा तो मानेंगे आपको। तो ये एक्सप्लेनेशन वन ये था। ठीक है। बेकार तो नहीं था बेटे। अब क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली होल्डिंग राइट और एंटाइटलमेंट। अच्छा सुनो, ऊपर लिखा था ना डायरेक्टली होल्डिंग, उसको इन्होंने डिस्क्राइब करा है। उसकी उसका मतलब क्या है जी डायरेक्ट होल्डिंग का? कहते हैं सर एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर होल्डिंग अ राइट और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली इन रिपोर्टिंग कंपनी। आई होप सो रिपोर्टिंग कंपनी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमें बेन वन की डिक्लेरेशन देनी है। इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया नेमली। अभी सुनो, इसने किसको डिस्क्राइब किया है बेटा? डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट को। तो कह रहा है, अगर आप देखो क्या लिखा होता है, शेयर्स इन रिपोर्टिंग कंपनी रिप्रेजेंटिंग सच राइट और एंटाइटलमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आपने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं जी। क्या होल्ड करे हुए हैं? और उस शेयर्स के जरिए आपको क्या मिला है? राइट्स या फिर एंटाइटलमेंट। तो हम उसको क्या मानेंगे? डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ राइट्स और एंटाइटलमेंट। क्लियर है?
ये इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, क्या है बेटा? बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 हैज मेड डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड रिपोर्टिंग कंपनी। मतलब सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 में जो डिक्लेरेशन कौन करता है, डिक्लेरेशन सबसेक्शन 2 में? बेनिफिशियल ओनर। हाँ, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर ने क्या करा, अपना डिक्लेरेशन दिया, तो वो भी हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट होल्डिंग मानेंगे। क्या मानेंगे? डायरेक्ट होल्डिंग मानेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। ओके। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, अब क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट होल्डिंग इन राइट्स का मतलब क्या है जी? तो सुनो, कहता है सर, एन इंडिविजुअल शैल कंसिडर होल्ड राइट एंड एंटाइटलमेंट इनडायरेक्टली इन रिपोर्टिंग कंपनी इफ ही सेटिस्फाई एनी फॉलोइंग क्राइटेरिया। एनी मतलब कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम मान लेंगे। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या बेटा, मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आप क्या है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट है, वेयर द मेंबर ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा? इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब रिपोर्टिंग कंपनी का कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा, मेंबर है, चाहे वो इंडिया में कॉर्पोरेट हो या फिर इंडिया से बाहर या फिर अब्रॉड। ठीक है, तो कहते हैं अदर देन क्या, लिस्टेड लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि एलएलपी को छोड़ रहा है, एंड इंडिविजुअल। अच्छा सुनो, इसमें इन्होंने सबसे पहले किसको कवर किया? बॉडी को। कहते हैं वेयर मेंबर, रिपोर्टिंग कंपनी के मेंबर कौन है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया से बाहर, बट एलएलपी को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड इंडिविजुअल होल्ड कर रहे हैं क्या बेटा, मेजोरिटी स्टेक इन द, मतलब आपने मेजोरिटी स्टेक क्या कर रखे हैं बेटा, होल्ड कर रखे हैं। या फिर होल्ड मेजोरिटी स्टेक्स इन क्या बेटा, अल्टीमेट होल्डिंग, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट थी या फिर रजिस्टर्ड थी अब्रॉड में उसके, तो भी हम क्या मान लेंगे बेटा, इनडायरेक्ट होल्डिंग कर रखी है। किसने? उस इंडिविजुअल। अच्छा एक सेकंड, पहले मुझे बताओ, इसका चार्ट की नीड है इन दोनों? यस। हाँ है सर है। अरे देखो ना, इसमें क्या, इसमें मुझे पहले वाले में क्या है? नहीं पहले वाले भी इसके बारे में है। ऐसा तो बहुत चार्ट बन जाएंगे। देखो फिर, कह रहा है इंडिविजुअल शैल बी कंसीडर क्या बेटा, होल्ड कर रहा है क्या, राइट और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली इन रिपोर्टिंग कंपनी। मतलब किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की। अगर वो सेटिस्फाई कर ले एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला, द शेयर्स इन रिपोर्टिंग कंपनी रिप्रेजेंटिंग सच राइट्स या एंटाइटलमेंट हेल्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उसके नाम पे शेयर होल्ड कर रखे हैं, या फिर उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं, एक्वायर कर रखे हैं एज ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट के तौर पे, जो रिपोर्टिंग के जरिए पता लगा है किसमें, सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 में। यार ऐसा तो चार्ट बहुत बन जाएगा बेटे। आदत तो मैंने बिगाड़ी। तो इतनी मतलब तुम जारी हो बिना पूछे। कौन है? इंडिविजुअल क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा हम है। मान लेंगे ये क्या है, डायरेक्ट होल्डिंग है, इसकी क्या है? डायरेक्ट होल्ड। डायरेक्ट होल्डिंग। एक्सप्लेनेशन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये डायरेक्ट होल्डिंग की, किसकी? डायरेक्ट होल्डिंग की। ठीक है, तो ये तब हम डायरेक्ट होल्डिंग मानेंगे बेटा, जब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। लिखना नहीं प्लीज। पहला, इसने होल्ड कर रखे हैं क्या बेटा, शेयर्स। क्या कर रखे हैं बेटा, और उस शेयर्स के रिटर्न में इसको कुछ राइट्स मिले हैं, या फिर कोई एंटाइटलमेंट मिला है। क्या मिला है जी? एंटाइटलमेंट। ठीक है, या फिर इसने होल्ड कर रहे हैं, या फिर एक्वायर करा है। क्या करा है? एक्वायर, कोई राइट या कोई एंटाइटलमेंट। बाहर की थी, बाहरी बात कर ले। मेरे पास पाँव का नंबर नहीं है। एंटाइटलमेंट, राइट, अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 में, जो कि इसमें इसने क्या होल्ड करा था बेटा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या होल्ड करा था?
बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो भैया ओए, हम मानेंगे इसने डायरेक्टली होल्डिंग कर रखा है किसमें बेटा, किसी राइट में या फिर एंटाइटल में। समझ में आया? लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी से। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम? रिपोर्टिंग का रिपोर्टिंग कंपनी की। एक काम करूं, थोड़ा ब्रेक दे दूं, मतलब कुछ खा पी लो। हाँ, तुम्हारा तो बहुत मर